अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिजारानी आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऊपर लेक्चर करूंगा। जो आज के लेक्चर में जो मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से जो चीजें मेंशन की है, सबसे पहले मैं रिलेशंस के ऊपर बात करूंगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की रिलेशंस कैसे रही हैं तारीख में, उनके ताल्लुकात क्यों हद से ज्यादा खराब रहे हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान कोई जंग लग जाएगी। तो इसके पीछे किसका हाथ था और किन बातों की वजह से इनके ताल्लुकात खराब थे, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि वो ताल्लुकात इतने खराब थे कि हम समझते थे कि जंग लगेगी, मगर वो ताल्लुकात इतनी जल्दी कैसे बेहतर हो गए। तो उसके साथ आज के लेक्चर में मैंने ये भी चीज मेंशन की है कि जब नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया था कि भाई मैं न्यूक्लियर पावर कंट्री हूं, तो उसके बाद वर्ल्ड लेवल में कौन सी चेंजिंग आई, और उसके साथ साथ जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने डिमांड की कि नॉर्थ कोरिया को कि भाई आप न्यूक्लियर को खत्म कर दो, अगर आपने अपने न्यूक्लियर को खत्म नहीं किया तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी ये थ्रेट दिया यूएसए को कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे, मतलब कि यूएसए के ऊपर। तो उस वक्त कौन सी चेंजिंग थी दुनिया के लेवल पे, और यूएसए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के अंदर कौन सी चेंजिंग चल रही थी। तो उसके साथ साथ जो लास्ट चीज मैंने मेंशन की है कि वो 2018 में जो ट्रंप और नॉर्थ कोरियन के प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई सिंगापुर में, मतलब के ताल्लुकात इतने खराब थे, लग रहा था कि भाई कभी भी जंग होगी, तो वो ताल्लुकात एकदम इतनी जल्दी ही ठीक हो गए। और 2018 में 12 जून को एक मीटिंग हुई जिसमें नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने हर बातें मान ली जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे की, और कुछ नॉर्थ कोरिया की भी बातें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली। तो इन सारी चीजों पे मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से ये लेक्चर बनाया है। तो इस लेक्चर में हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से और डीप से मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऑफिशियल मैप को डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो ये रहा नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल मैप, और जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे चाइना, और नॉर्थर्न ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे रशिया, और यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड पे जो है वो है सी ऑफ जापान, और जो नॉर्थ कोरिया के जो साउथर्न साइड पे है बाउंड्री है वो है नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया। अब जो साउथ कोरिया के जो वेस्टर्न साइड पे है सी, येलो सी है। तो यहाँ पे देख लें कि ये है सी ऑफ जापान नॉर्थ कोरिया के वेस्टर्न साइड पे। तो सी ऑफ जापान में नॉर्थ कोरिया कभी कभी अपनी मिसाइल चेक करता है या टेस्ट करता है, तो सी ऑफ जापान में करता है। तो इसलिए सी ऑफ जापान में मिसाइल चेक करने की वजह से जापान की ताल्लुकात या जापान की रिलेशंस ठीक नहीं नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि वो कभी भी सी ऑफ जापान में अपने मिसाइल्स को टेस्ट करे या चेक करे। तो आगे बढ़ते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ कोरिया वर यूनिफाइड अंडर जोसियन डायनेस्टी फ्रॉम 1392 टू 1910। अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जोसियन डायनेस्टी के टाइम पीरियड में वो यूनिफाइड थे, मतलब कि कोई भी डिफरेंट कंट्रीज नहीं थे, ये सिर्फ एक ही कंट्री था, कोरिया था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और इनकी लैंग्वेज भी सेम थी काफी हद तक, और इवन के इनका कल्चर भी इस टाइम पीरियड में काफी हद तक सेम था। इवन के अभी तक भी इनकी लैंग्वेज और कल्चर में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। और उसके साथ जापान बिकेम पावरफुल ब्लॉक इन 1850 एंड वांटेड टू एक्सपेंड मोर। तो उस वक्त 1850 में जापान हद से ज्यादा पावरफुल ब्लॉक बनता गया, और जापान की यही कोशिश थी कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लूं और अपनी एम्पायर को और ज्यादा बढ़ा लूं या एक्सपेंड कर लूं। तो वैसे ही किया जापान ने। इन 1910 एम्पायर ऑफ जापान अनेक्स्ड कोरियन पेंसुला। तो जापान ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए उसने कोरियन पेंसुला के ऊपर अटैक कर लिया, उन पे ऊपर कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल नॉर्थ कोरिया एज वेल एज साउथ कोरिया। मतलब के 1910 में जापान ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुई वर्ल्ड वार 2, मतलब 1910 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार तक जो कंट्रोल था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऊपर वो था जापान का। वर्ल्ड वार 2 में भी जापान का इन दोनों कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल था।
अब जब वर्ल्ड वार टू हुई तो उसमें जो हद से ज्यादा शिकस्त हुई, डिफीट हुई, वो हुई जापान को और उसके साथ साथ जर्मनी को। अब जापान को जो शिकस्त हुई, उसके जो बड़े दो सिटीज थे जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर एटॉमिक बम गिराए गए और एटॉमिक बम गिरने के बाद जापान बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल टूट चुका था और इवन के जर्मनी भी बिल्कुल वर्ल्ड वार टू में टूट चुका था। जब जापान इस वर्ल्ड वार टू में खत्म हो चुका था तो यूएसए ने, यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रांस ने कहा कि भाई जिस जिस टेरिटरीज पे जापान का कंट्रोल था, जैसे कि यूएस, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पे भी जापान का कंट्रोल था, तो उन्होंने कहा कि भाई जिन जिन कंट्रीज के या टेरिटरीज के ऊपर जापान का कंट्रोल है, हम वो टेरिटरीज जापान से छीन कर, क्योंकि जापान तो जंग में बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, वो छीन कर हम उन टेरिटरीज को आजादी देंगे और उनके साथ साथ हम उन्हें एजुकेशन भी देंगे। तो ये एक बात कही किसने? मेजर पावर ब्लॉक यूएसए, यूके, फ्रांस और सोवियत ने। उसके बाद क्या हुआ कि यूएसए, यूके, फ्रांस वन वर्ल्ड वार टू एंड दे वर बिजी इन जर्मनी। वर्ल्ड वार वन के जीतने के बाद वो जो ज्यादा जो बिजी हो गए, वो जर्मनी में बिजी हो गए। उन्होंने इतना फोकस जापान को नहीं दिया, मगर उन्होंने कहा था कि भाई जापान के पास जो भी टेरिटरीज हैं, हम उनको उनसे आजादी दिलवाएंगे और उन्हें एजुकेट भी करेंगे उनके, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी जापान के कंट्रोल में थे। तो उस वक्त क्या किया कि सोवियत सेंड देयर आर्मी टू कोरियन पेंसिला। तो उस वक्त यूएसए, यूके, फ्रांस बिजी थे जर्मनी में। सोवियत ने क्या किया कि कोरियन पेंसिला की तरफ अपनी फौजों को भेज दिया। अब सोवियत ने इतनी जल्दी क्यों की? अब इसके पीछे एक राज है, एक रीजन है। वो रीजन ये है कि बिकॉज इन 1904 रशियन हैड ट्राइड टू कंट्रोल बट दे डिफीटेड बाय द जापान एम्पायर। अब 1904 में, तारीख में, मतलब कि वर्ल्ड वार टू के 40 ईयर्स पहले 1904 में रशिया ने कोशिश की थी कि जो कोरियन पेंसिला है उसके ऊपर कंट्रोल कर लूं, मगर कोरियन पेंसिला के ऊपर रशिया कंट्रोल नहीं कर सका था। क्यों नहीं कर सका था? क्योंकि रशिया जो कोरियन पेंसिला था उसके ऊपर जापान का कंट्रोल था। तो इसलिए जापान ने रशिया को उस वक्त 1904 में डिफीट किया था। तो अब रशिया को लगा, सोवियत को लगा कि भाई उस वक्त तो जापान, सोवियत ने कहा कि पावरफुल था, मगर अब वर्ल्ड वार टू में जापान बिल्कुल टूट चुका है, तो इसलिए मेरे लिए ये एक टाइम है कि मैं कोरियन पेंसिला के ऊपर कंट्रोल कर लूं। तो इसलिए सोवियत ने अपनी कोरियन पेंसिला की तरफ फौजें भेजी। सो सोवियत वांटेड टू कंट्रोल जापानीज कॉलोनीज। तो सोवियत जो जापानीज कॉलोनीज थी उनको, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि 1904 में भी उसने कोशिश की थी, मगर उस वक्त तो जापान ने उन्हें डिफीट किया। मगर अब उसके पास टाइम था, क्योंकि जापान बिल्कुल ही खत्म और टूट चुका था इस वर्ल्ड वार टू में। सोवियत वांटेड टू प्रोमोट कम्युनिज्म इन कोरिया। तो उस वक्त जो कोल्ड वार का भी उरूज था, क्योंकि सोवियत का यही मानना था कि मैं पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को प्रमोट करूं, और कैपिटलिज्म का वालों का, मतलब कि यूएसए वालों का यही मानना था कि हम पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म को प्रमोट करें। तो सोवियत जो इस कोरियन पेंसिला के ऊपर जो अटैक किया, सोवियत ने फौजें भेजी, उसका ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक रीजन है, वो कम्युनिज्म को इन एरियाज में प्रमोट करना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ कि एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट एट हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑन 6 एंड 9 अगस्त 1945। 6 और 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के दो बड़े शहर थे, उनके ऊपर जब एटॉमिक बम गिराए गए तो उस वक्त जापान बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। जब इस लेक्चर से बनाने से पहले मैं कुछ पढ़ रहा था बुक वगैरह, और जो नेट को रेफर कर रहा था, तो उसमें मुझे एक चीज मिली कि यूएसए के लोग कह रहे थे कि भाई अगर हम हिरोशिमा और नागासाकी, मतलब कि जापान के ऊपर हम एटॉमिक बम नहीं गिराते तो जापान हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता और पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट बन जाता। तो मतलब कि हमने, अब ये एक जनरल नॉलेज की चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यूएसए वालों ने कहा कि जो हमने एटॉमिक बम गिराए थे वो सिर्फ पीस को प्रमोट करने के लिए एटॉमिक बम जापान के ऊपर गिराए थे। अगर ये बम नहीं गिराते, जापान दुनिया को और ज्यादा नुकसान देता। तो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर दैट सोवियत इन्वेड ओवर कोरियन पेंसिला एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन जापान। तो जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया कि सोवियत ने जापान के ऊपर इन्वेड किया, और उसके साथ क्या हुआ
कि सो नार्दर्न जापानीज फोर्सेस सरेंडर्ड टू सोवियत एंड साउथर्न फोर्सेस सरेंडर्ड टू द अमेरिकन्स। अब ये बात आप गौर से सुने, ये रहा जापान का मैप। अब जापान का बिल्कुल वर्ल्ड वार 2 में टूट चुका था क्योंकि उनके 2 बड़े सिटीज के ऊपर एटॉमिक बम गिराए गए। अब ये हैं वो टेरिटरीज जिसके ऊपर किसका कंट्रोल था, जापान का कंट्रोल था, क्योंकि जो कोरियन पेनिनसुला था उसके ऊपर जापान का कंट्रोल था। अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में भी किसकी फौजें थी, जापान की फौजें थी, और साउथ कोरिया में भी फौजें थी, किसकी, जापान की फौजें थी। जब जापान बिल्कुल टूट गया तो इन फौजों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई अब हमारा जो हमें सपोर्ट कर रहा था वही टूट गया, तो उन्होंने क्या किया, हथियार डाल दिए नॉर्थ वालों ने। अब इन्होंने हथियार जो डाले वो रशिया के आगे हथियार डाले, और यहाँ पे भी साउथ में भी जापान की फौजें मौजूद थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हथियार डाले वो डाले यूएसए के आगे कि भाई हम आपके आगे सरेंडर कर रहे हैं। तो यहां से आप देख लें कि वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद ही यहां से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ही अलग हो गए, क्योंकि एक तो कोल्ड वार का टाइम पीरियड था। अब नॉर्थ कोरिया ने जो हथियार डाले वो यूएसएसआर के आगे डाले, मतलब कम्युनिज्म के आगे डाले, और यूएसए ने जो साउथ कोरिया ने जो अपने हथियार डाले, सरेंडर किया, वो यूएसए के आगे खुद को सरेंडर किया, मतलब के कैपिटलिज्म के आगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ में जो गवर्नमेंट बनी या जो जिस पार्टी ने हुकूमत की वो थी यूएसएसआर बैक्ड गवर्नमेंट, मतलब कि कम्युनिज्म की गवर्नमेंट बनी नॉर्थ कोरिया में, और साउथ कोरिया में जो हुकूमत बनी या जो गवर्नमेंट बनी वो बनी यूएसए की, मतलब कि कैपिटलिज्म की गवर्नमेंट बनी। तो उस गवर्नमेंट बनने के बाद क्या हुआ कि यूएसए अपॉइंटेड फर्स्ट एंटी कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, सेंगमैन री। जैसे ही साउथ कोरिया में जो गवर्नमेंट बनी वो कैपिटलिज्म की बनी, तो साउथ कोरिया के कोई प्रेसिडेंट, एक फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया यूएसए ने, जो हद से ज्यादा एक एंटी कम्युनिस्ट था। मतलब कि वो चाहता था कि नॉर्थ कोरिया में जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है मैं उस कम्युनिज्म को बिल्कुल खत्म कर लूं और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक कर लूं, जिसमें सिर्फ कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म नहीं हो। तो इसलिए उसने क्या किया कि इन मई 1948 साउथ कोरिया डिक्लेयर्ड देम एज इंडिपेंडेंट कंट्री। तो 1948 में साउथ कोरिया ने खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री कहलाया। उसके बाद क्या हुआ कि यूएसएसआर अपॉइंटेड अ फॉर्मर मिलिट्री लीडर किम इल सुंग। जैसे कि यूएसए ने भी एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जो कैपिटलिज्म से ताल्लुक रखता था, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता था, तो यूएसएसआर ने भी वही किया। यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया में भी एक प्रेसिडेंट रखा जिसका ताल्लुक मिलिट्री से था और उसका नाम था इल सुंग, और ये भी एक एंटी कैपिटलिज्म क्या बिलीव रखने वाला था, और इसका भी यही मानना था कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों को खत्म करके सिर्फ कोरिया बनाया जाए और जिसमें सिर्फ कम्युनिज्म की गवर्नमेंट हो। और इसे कहा गया, इस इल सुंग को, किम इल सुंग को कहा गया दी ग्रेट लीडर, मतलब कि पूरी नॉर्थ कोरिया में इसके स्टेच्यूज बनाए गए और कहा गया कि भाई ये हमारा ग्रेट लीडर है जो कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाहता है। और उसने क्या किया कि 1950 नॉर्थ कोरिया अटैक्ड साउथ कोरिया। जैसे कि नॉर्थ कोरिया वालों का यही मानना था कि भाई ना साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करूं और अटैक करने के बाद पूरी दुनिया में, मतलब कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कम्युनिज्म को प्रमोट करूं, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक किया। मगर इसमें नहीं तो शिकस्त हुई नॉर्थ कोरिया की, नहीं साउथ कोरिया की, नहीं नॉर्थ कोरिया ने विन किया, नहीं साउथ कोरिया ने इस जंग में विन किया। तो ये एक क्लैशेस हैं तारीख से लेकर 1945 से लेकर इनके दरमियान क्लैशेस चल रहे हैं। अब ये क्लैशेस सिर्फ नॉर्थ और साउथ के नहीं, ये दो आइडियोलॉजीज के भी क्लैशेस हैं, एक कम्युनिज्म और दूसरी कैपिटलिज्म के भी ये दोनों क्लैशेस हैं तारीख से लेकर। अब देखते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया की जो डेंसिटी है उसके ऊपर देखते हैं। अब जो नॉर्थ कोरिया का जो पहला प्रेसिडेंट बना वो बना किम इल सुंग। अब इसको किसने बनाया? यूएसएसआर ने, मतलब कि सोवियत ने बनाया। उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया का रूलर बना वो बना किम जोंग टू। अब किम जोंग टू बना, उसके भी 3 बेटे थे, मगर जो उनके बाद जो 2011 में जब उनकी डेथ हुई किम जोंग की, तो उसके बाद जो
रूलर बना वो बना किम जोंग उन, जो 2011 में रूलर बना। 2011 से लेकर अब 2018 तक ही किम जोंग उन ही नॉर्थ कोरिया का रूलर है। अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी हद से ज्यादा कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले जो नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल। और जो नॉर्थ कोरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 25 मिलियन, और साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है 50 मिलियन। समझ सकते हैं आप कि साउथ कोरिया की पॉपुलेशन नॉर्थ कोरिया से बहुत बड़ी है। और जो नॉर्थ कोरिया है वो इतना डेवलप नहीं, मगर साउथ कोरिया से ज्यादा डेवलप है। और जो नॉर्थ कोरिया को जो सपोर्ट कर रहा था वो कर रहा था सोवियत, मतलब कि कम्युनिज्म वाले सपोर्ट कर रहे थे। मगर 1989 में बिल्कुल ही सोवियत टूट गया, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया और ज्यादा परेशान हो गया। तो नॉर्थ कोरिया ने सोचा कि भाई अब जो हमें सपोर्ट कर रहा था वो भी नहीं रहा, तो इसलिए हमें अपनी सेल्फ सपोर्ट करनी होगी। तो इसलिए उसने न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए सोचा, और उसने कहा कि भाई हम न्यूक्लियर, अगर मैंने पावर या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बना ली तो फिर ही मैं पावरफुल दुनिया में बन जाऊंगा। और जो साउथ कोरिया को जो सपोर्ट करा था वो यूएसए करा था। सोवियत तो टूट गया जो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करा था, मगर यूएसए दिन ब दिन पावरफुल होता गया। और जो ऑफिशियल नेम है नॉर्थ कोरिया का वो है DPRK, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और जो साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम है वो है ROK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब यहाँ पे साउथ कोरिया के बारे में एक और भी इंफॉर्मेटिव चीज है कि साउथ कोरिया को कहा जाता है कि सुसाइड नेशन, मतलब दुनिया में जो हद से ज्यादा जो लोग सुसाइड करते हैं वो साउथ कोरिया के लोग करते हैं। 10 सालों से लेकर 30 सालों के उम्र में जो हद से ज्यादा सुसाइड होती है वो साउथ कोरिया के लोग सुसाइड करते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और दुनिया के ऊपर। जब नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया कि भाई मैं न्यूक्लियर पावर कंट्री हूं, तो उस वक्त दुनिया में कौन सी और कितनी चेंजिंग आई। अब क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया क्लेम टू हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब एंड दैट थिंग इनकलकेटेड द सेंस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट टू द वर्ल्ड। नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर है। तो उसके बाद ये चीज पूरी दुनिया को एक बुरी लगी, और ऐसे समझ लें कि पूरी दुनिया को लगा कि भाई ये हमारी सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। तो उस वक्त क्या हुआ कि ऑन 9 मार्च 2016 किम जोंग उन क्लेम दैट नॉर्थ कोरिया इज न्यूक्लियर पावर कंट्री। तो उसके बाद 9 मार्च 2016 को जो नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट था उसने क्लेम किया कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और हम न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री हैं। तो जैसा ही उसने क्लेम किया तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से और यूएसए की तरफ से नॉर्थ कोरिया के ऊपर इकोनॉमिकल पाबंदियां लगाई गई, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, और बहुत सी आइसोलेशन का सामना करना पड़ा नॉर्थ कोरिया को। और उसके साथ साथ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो ताल्लुकात थे और ज्यादा खराब हो गए, और क्योंकि नॉर्थ कोरिया को लगा कि जो हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं वो शायद साउथ कोरिया के कहने पे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने या यूनाइटेड नेशन ने पाबंदियां लगाई हैं। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद कभी, मतलब कि 2016 में जब ऐसा लग रहा था जब उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई कि ऐसा न हो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान कोई जंग स्टार्ट हो, क्योंकि ताल्लुकात इतने खराब हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप वार्न नॉर्थ कोरिया अबाउट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को वार्न किया और कहा कि आप अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर दें, अगर आपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म नहीं किया तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसके कहने पे नॉर्थ कोरिया ने क्या जवाब दिया? नॉर्थ कोरिया ने कहा प्रेसिडेंट किम जोंग उन ordered his administration to be prepared for attack and suggested his army to be prepared for nuclear war। तो उसने क्या किया, उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया। एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाने के बाद उसने उनको ऑर्डर दिया कि भाई तैयार हो जाओ जंग के लिए, वार के लिए, और उनको ये भी कहा कि भाई न्यूक्लियर वार के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। मतलब कि डायरेक्ट ही उन्होंने ही धमकी दी, थ्रेट दिया यूएसए को कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे, अगर आपने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया तो हम भी आपके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराएंगे। और उसके साथ साथ जो किम जोंग उन था उसने कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कि अगर आपने कुछ भी किया तो हम वाशिंगटन को कन्वर्ट कर देंगे सी ऑफ फायर में। मतलब कि
आग का दरिया, वाशिंगटन को आग का दरिया बना देंगे अगर आपने कुछ भी नॉर्थ कोरिया के साथ किया। तो उस वक्त ऐसे ताल्लुकात, ऐसी इंटरनेशनल पॉलिटिकल बिहेवियर हो चुका था कि लग रहा था कि हो सकता है कि अभी या तो वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जाएगी। अगर वर्ल्ड वार 3 नहीं हुई तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और यूएसए के दरमियान जंग लग जाएगी। तो उस वक्त ऑन 7 नवंबर 2017 ट्रंप विजिटेड साउथ कोरिया। तो ट्रंप ने क्या किया, विजिट किया साउथ कोरिया को। और साउथ कोरिया को ट्रंप का जो विजिट करने का जो मेन रीजन था वो यही था कि भाई हम नॉर्थ कोरिया को नहीं छोड़ेंगे, नॉर्थ कोरिया के ऊपर हम अटैक करेंगे क्योंकि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म नहीं कर रहा। तो फिर क्या हुआ, अब ये जो बातें थी, जहां तक ऐसी बातें थी, ऐसी ताल्लुकात थे, लग रहा था कि कभी भी इनके दरमियान वार स्टार्ट हो जाएगी। तो अचानक एक बात हो गई, वो थी पीस टॉक्स। एक जल्दी में ही एक पीस टॉक्स हो गए बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के। दोनों कंट्रीज ने कहा कि भाई हम समझौता करना चाहते हैं, हम अमन का मुआहदा करना चाहते हैं। तो इसलिए जो उनके दरमियान जो पीस टॉक्स हुई वो हुए ऑन 26 मई 2018। North Korea's Kim Jong-un and South Korean leader meet at border. The leaders of North and South Korea have met for the first time in 10 years. अब 10 ईयर्स की या इनकी तारीख में ये पहली मर्तबा नॉर्थ और साउथ कोरिया के लीडर्स आकर टेबल टास्क पे बैठे, उन्होंने बातें की और उन्होंने पीस टास्क को इनिशिएटिव किया। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने को कहा कि भाई आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर दें, आपको जो चाहेंगे हम वो करेंगे। इवन के जो आपके ऊपर पाबंदियां, इकोनॉमिक पाबंदियां हैं वो भी खत्म किए जाएंगी और आपकी जो इकोनॉमी है वो भी बूस्टअप करेंगे, आप सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करें। तो उसके बाद क्या हुआ, अब ये हैं कुछ तस्वीरें जो नॉर्थ कोरिया का, ये है नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट और ये है साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट जो उस मीटिंग में बहुत ही खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं। तो ये हैं उनकी मुलाकातें। तो उसके बाद क्या हुआ कि किम जोंग उन मीट्स डोनाल्ड ट्रंप। तो उसके बाद किम जोंग उन की मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से, और वो जो मीटिंग हुई वो हुई सिंगापुर में। And it is the first face-to-face meeting between sitting American and North Korean leaders. US President Donald Trump meet with North Korean Supreme Leader Kim Jong-un on June 12, 2018 in Singapore. अब ये तारीख में पहली मीटिंग थी जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की आपस में मीटिंग हुई। वो टेबल टास्क पे आए और उन्होंने कुछ मुआहदों के ऊपर बातें की। अब देखते हैं, अब ये है तस्वीर, अब ये वो पिक्चर है जिसमें नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं। और इस तस्वीर को, इस पिक्चर को या इस मीटिंग को पूरी दुनिया में पसंद किया गया क्योंकि इसकी बातों की वजह से पूरी दुनिया में पीस कायम होगा और पीस इनिशिएटिव होगा। अब देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कौन सी डिमांडें की और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कौन सी, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उनकी डिमांड्स को कबूल किया। यहाँ से आप समझ सकते हैं एक बात को कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि भाई आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर दें। तो यहाँ पे यही हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने जो डिमांड की, नॉर्थ कोरिया ने कहा कि नॉर्थ कोरिया डिमांडेड वी वांटेड टू फील सेफ इन आवर कंट्री एंड वी डोंट वांट दैट साउथ कोरिया एंड यूएसए कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस नियर अवर बॉर्डर। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि भाई हम अपने मुल्क में, नॉर्थ कोरिया में सेफ रहना चाहते हैं, तो इसलिए हम ये डिमांड करते हैं आपसे, आप कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करें हमारी बॉर्डर लाइन के करीब, क्योंकि इससे हमारे लोगों में एक खौफ का माहौल होता है। हमारे लोगों को ये लगता है ऐसा ना हो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं या हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो ऐसा आप कुछ भी न करें। तो ये माना गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से। उसने कहा कि भाई आज के बाद हम कोई भी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिससे आपके लोगों के दरमियान कोई भी बेचैनी पैदा हो या कोई भी उनको लगे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे लिए थ्रेट है। तो उसके साथ साथ जो ट्रंप ने डिमांड की, ट्रंप ने कहा कि ट्रंप कमिटेड टू प्रोवाइड फुल सिक्योरिटी टू नॉर्थ कोरिया एंड डिमांडेड टू गिव अप देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। ट्रंप ने जो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया,
एक ही डिमांड की कि भाई जो आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो आपने 2016 में बाहर निकल कर ऐलान किया था कि भाई मेरे पास ये चीज है, आप उसको खत्म कर दें। अगर आपने उसको खत्म कर दिया तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे और हर महाज पे, हर जगह पे हम आपकी सपोर्ट करेंगे और कोई भी कंट्री आपके साथ जंग नहीं कर सकेगा। मतलब कि हर इवेंट में हम आपकी मदद करेंगे। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक जो पाबंदियां आपके ऊपर लगाई गई हैं वो पाबंदियां हम खत्म करेंगे और जो आपकी इकोनॉमी है वो इकोनॉमी को भी हम बूस्टअप करेंगे, आपकी इकोनॉमी को भी बढ़ाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट था उसने इस डिमांड को कबूल कर लिया। उसने कहा कि ठीक है, हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, आप हमें सिक्योरिटी दें, पीस को प्रमोट करें, हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करें और हमारी हर जगह पे मदद करें। तो ये थी इनके दरमियान मीटिंग्स। अब तो ये है पिक्चर जो उनके बाद मीटिंग के बाद ली गई। अब इन पिक्चर्स को और इन मीटिंग को पूरी दुनिया ने पसंद किया क्योंकि ये पीस इनिशिएटिव थे, पीस टास्क थे, टेबल टास्क थे जिसको पूरी दुनिया ने पसंद किया। तो ये मेरा लेक्चर था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऊपर और जो वर्ल्ड में इश्यूज हुए नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उनके पास। तो मैंने इन सारी बातों पे आज का लेक्चर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।